सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन कौशिक एक बार फिर से आरकेपी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है हिंदी व्याकरण का पाठ वाक्य विचार। ठीक है बेटा, इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है, क्या वाक्य की परिभाषा होती है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चीजों को हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा वाक्य पर जाने से पहले हम शुरू करते हैं, एक बार फिर से पीछे की तरफ जाते हैं कि जब हमने हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू किया था, हिंदी व्याकरण की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहले पाठ हमने पढ़ा था भाषा का। कोई भी व्याकरण की पुस्तक होगी तो उसमें सबसे पहले पाठ भाषा ही होता है बेटा। भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, पहले सांकेतिक, फिर मौखिक और फिर लिखित, इस तरह से भाषा का विकास हुआ। अब जो लिखित भाषा थी उसके अंदर बेटा कुछ चिन्हों को जो है हमने लिपिबद्ध किया। लिपि के अंदर जो है क्या आते हैं बेटा, हमारे चिन्ह ही तो होते हैं, जो भाषा की ध्वनियां होती हैं, भाषा के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम जो है लिखते हैं। तो जो हमारी वो ध्वनियां हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। तो वर्ण जो है बेटा वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं आपको बोलती हूँ राम शब्द बोल रही हूँ तो राम शब्द में र जमा आ जमा म जमा अ, तो इस तरह से इन वर्णों का संयोग जो है राम शब्द की उत्पत्ति करता है। ठीक है बेटा, अब वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने शब्दों का निर्माण किया। अब वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य में हम क्या देखते हैं कि शब्दों का समूह होता है। ठीक है ना, तो शब्द जो है बेटा मिलकर, शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य का निर्माण करता है, उससे वाक्य हमारे बनते हैं। अब हम अपनी कोई भी बात किसी को बोलना चाह रहे हैं, किसी को कहना चाह रहे हैं, या अपना कोई भाव या कोई विचार उन्हें समझाना चाह रहे हैं, तो किसके माध्यम से समझाते हैं बेटा, वाक्यों के माध्यम से ही समझाते हैं ना। और उन वाक्यों में क्या होता है, शब्द समूह होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि खाली शब्दों का समूह वाक्य कहलाए। बेटा शब्द तो ये भी हो सकते हैं ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मोर, भारत है, का, पक्षी, राष्ट्रीय। तो क्या ये शब्द समूह वाक्य है? कुछ समझ आया ये जो मैंने लिखा है, इससे कुछ बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं आई ना। अब मैं इन्हीं शब्द समूह को इस तरह से लिखती हूँ कि मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इससे तो आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये तो अपना अर्थ दे रहा है। तो इसीलिए बेटा जो वाक्य होता है वो केवल शब्दों का समूह नहीं होता, वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। ठीक है बेटा, अब हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक व सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है। क्या परिभाषा बनेगी वाक्य की बेटा? शब्दों का वह सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ने तो सार्थक के लिए बोला था, यहाँ तो एक शब्द और लिया है कर्मबद्ध। कर्मबद्ध क्या होता है? देखो बेटा, कर्मपद का मतलब होता है क्रम के अनुसार, जो चीज जहां आनी चाहिए वहीं। अब हमारी हिंदी के अंदर वाक्य रचना का एक क्रम है। क्या है बेटा? उसमें सबसे पहले आता है कर्ता,
फिर आता है बेटा कर्म, और उसके बाद आती है बेटा क्रिया। इस तरह से हमारा जो है वाक्य का निर्माण होता है, इस क्रम से हमारे वाक्य का निर्माण होता है। तो यही इसी चीज को बताने के लिए मैंने यहाँ पे क्रमबद्ध शब्द को जोड़ा है। तो वाक्य की परिभाषा होगी, शब्दों का वह सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो, जो अपने किसी अर्थ को प्रकट करता हो। ये भी एक विशेषता है वाक्य की कि वो अर्थ प्रकट करता हो, तो वह वाक्य कहलाता है। समझ में आया बेटा? ऐसा नहीं है कि कुछ भी शब्दों का समूह जोड़ दिया और उसका कोई अर्थ ही ना निकले तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि शब्दों का वह सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। समझ आ गया? जैसे राम जाता है, सीता मंदिर जाती है। ठीक है, अब इसमें राम जाता है, राम क्या है? करता है। ठीक है, और जाता है क्रिया है, और सीता मंदिर जाती है, सीता क्या है? करता है, मंदिर कर्म है और जाती है क्रिया है। तो इस तरह से बेटा वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य की रचना होती है। इतना आशा करती हूँ वाक्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं बेटा वाक्य के अंग। अब हम देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो बेटा वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है, उद्देश्य के अंदर कौन आता है? कर्ता, और विधेय में आता है बेटा कर्म और क्रिया। अब देखो उद्देश्य क्या होता है। देखो बेटा वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात कही जा रही होती है वह उद्देश्य होता है, या हम ये कहें कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, तो ये भी ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि श्री कृष्ण माखन खाते हैं, श्री कृष्ण माखन खाते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है इस वाक्य में? कौन खा रहा है माखन? श्री कृष्ण। ठीक है ना, तो श्री कृष्ण क्या हुए? उद्देश्य होंगे। ठीक है, और उदाहरण है जैसे कान्हा जी माखन खाते हैं। ये हमारा एक वाक्य है। अब मैं पूछूं कि इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात हो रही होती है वह उद्देश्य होता है। इसको जानने के लिए बेटा आप यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि माखन कौन खा रहा है। तो इस जो कौन का जो जवाब होगा वह हमारा उद्देश्य होगा। अब इसमें क्या है? कान्हा जी, कान्हा जी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या करते हैं? माखन खा रहे हैं। तो ये बात, ये जो है कान्हा जी, ये हमारा क्या होंगे बेटा? उद्देश्य होंगे। ठीक है, अब बच गया माखन खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था विधेय के अंदर कर्म और क्रिया आती है। अब माखन जो है वो कर्म है, खाते हैं क्रिया है, तो ये जो बचा बेटा, ये वाला जो भाग है ये हमारा सारा होगा विधेय। स्पष्ट हुआ बेटा? उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वह हमारा उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है वह हमारा विधेय होता है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट हुआ, कान्हा जी माखन खाते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है? कान्हा जी के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा उद्देश्य है, और जो भी बात हो रही है इनके बारे में वह हमारा विधेय होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिखती हूं कि नटखट कान्हा जी माखन खाते हैं,
अब देखो, अब इसके अंदर मैंने कान्हा जी के साथ जोड़ दिया नटखट। अब कान्हा जी की क्या विशेषता है? वो नटखट है। अब कान्हा जी क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो ये विशेषण शब्द कान्हा जी के साथ जुड़ गया। अब इसमें उद्देश्य क्या होगा? तो बेटा जो कर्ता है, कान्हा जी हमारे क्या है? कर्ता है या उद्देश्य है। इसको विस्तार दे रहे हैं। ये जो नटखट जो हम इनके साथ जो विशेषण शब्द जोड़ा है, ये इसको हम कर्ता पूरक भी बोल सकते हैं या कर्ता का विस्तार करने वाला भी कह सकते हैं। तो ये जो है बेटा, ये कर्ता विशेषण, तो ये सारा का सारा जो है हमारा अब उद्देश्य होगा। कर्ता की जो विशेषता बता रहे हैं ये भी इसके साथ ही आएगा कि नटखट कान्हा जी, इनके बारे में बात हो रही है ना, तो ये पूरा का पूरा जो है बेटा ये हमारा उद्देश्य के अंदर आएगा। ठीक है। और क्या कर रहे हैं? माखन खाते हैं। ये हमारा क्या है? सारा विधेय है। ठीक है बेटा, ये हमारा सारा क्या होगा? विधेय होगा। बात समझ में आई? जैसे कान्हा जी माखन खाते हैं, इसमें कान्हा जी उद्देश्य है, माखन खाते हैं विधेय है। अब कान्हा जी की विशेषता बता दी मैंने कि नटखट कान्हा जी माखन खाते हैं, तो नटखट कान्हा जी ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। बाकी का जो भाग है वो हमारा विधेय होगा। ठीक है। अब एक और बात है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि नटखट कान्हा जी धीरे धीरे माखन खाते हैं। अब धीरे धीरे माखन खाते हैं, इसमें ये धीरे धीरे किसकी विशेषता है? जो क्रिया हो रही है खाने की। ठीक है ना, कैसे खा रहे हैं? धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है। तो ये भी जो है बेटा, अगर मैं बोलूं कि इस वाक्य में अगर मैं इसके साथ धीरे धीरे शब्द जोड़ देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं धीरे धीरे शब्द को जोड़ देती हूँ, तो बेटा इसमें क्या होगा? कान्हा जी उद्देश्य रहेंगे, नटखट कान्हा जी उद्देश्य रहेंगे और धीरे धीरे माखन खाते हैं, ये सारा का सारा विधेय में होगा। मतलब ये है कि मैं यह समझाना चाह रही हूँ कि अगर उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आते हैं तो वो उद्देश्य के अंदर ही जोड़े जाएंगे। और इसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले कोई शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण जैसे होता है, तो बेटा वह सारे के सारे विधेय में ही आएंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि उद्देश्य के अंदर कर्ता है और कर्ता के साथ में यहाँ पे विशेषण भी जोड़ देती हूँ, जैसे कर्ता का विशेषण, मतलब कर्ता की विशेषता बताने वाला, और यहाँ क्रिया विशेषण जोड़ देती हूँ। तो बेटा ये सारे के सारे जो है विधेय में आएंगे और ये जो है उद्देश्य के अंदर क्या क्या आएगा? कर्ता और कर्ता की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द। ठीक है, समझ में आया? वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का वह सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह जो कुछ अर्थ को प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो भी बात कही जा रही होती है वह हमारा विधेय होता है। उद्देश्य में हमारा कर्ता और कर्ता के विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द आ जाते हैं, और इसी प्रकार विधेय में हमारा कर्म होता है, क्रिया होती है और क्रिया विशेषण होते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? अब कुछ उदाहरण देखते हैं इनको स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, देखो बेटा, अब मैं बोलती हूं जैसे आपको, राम वन जाते हैं। अब इससे बेटा उद्देश्य कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गए? हमारे उद्देश्य हो गए। ठीक है बेटा, और वन जाते हैं ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो है उदाहरणों के द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि शाम जो है, शाम बाजार जाता है,
तो शाम उद्देश्य, बाजार जाता है विधेय। ठीक है। सुंदर शाम मधुर बांसुरी बजाते हैं। सुंदर शाम मधुर बांसुरी बजाते हैं। तो इस वाक्य में सुंदर शाम ये क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा, और मधुर बांसुरी बजाते हैं ये हमारा सारा क्या होगा, विधेय होगा। समझ में आ गया बेटा? बेटा आज हमने पढ़ा कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है और वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा। बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।